नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। ये हमारा बहुत ख़ास प्रोग्राम है का से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में और किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। आमतौर पर हम ये प्रोग्राम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन आज बहुत ख़ास मौका है जब ये प्रोग्राम ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो रहा है। हमारे साथ आज बहुत ख़ास मेहमान हैं, मशहूर शायर, जाने माने पत्रकार और तमाम प्रतिभाओं के मालिक आलोक श्रीवास्तव जी। और मौका ये है कि यहाँ दिल्ली में होटल अशोक में गंगा उत्सव, जो कि नमामि गंगे द्वारा करवाया जाता है, वो हो रहा था। और मेरे सत्र के तुरंत बाद आलोक जी का सत्र है और मुझे ये मौका मिल गया कि आलोक जी को मैं बहुत दिनों से लाना चाह रहा था। ऑनलाइन की बात चल रही थी, लेकिन जब ये मौका आ गया तो मैंने कहा फिर ऑफलाइन ही क्यों ना कर लिया जाए। तो मैंने इन्हें बस ये समझिए कि इनके सत्र से ठीक पहले पकड़ लिया है, इनके अपने होटल के कमरे में। और आज हम का से किताब ऑफलाइन कर रहे हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है का से किताब। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि हम लोग इतनी औपचारिक बातें आज कर रहे हैं। हिमांशु के सेशन का मैं दर्शक था अभी थोड़ी देर पहले। क्या फिलॉलेस इन्होंने, जैसा कि जिसके लिए मशहूर है दास्तान गोई के लिए। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इन्होंने गंगा पर जो प्रस्तुति बनाई है, उफ, मतलब गंगा की पूरी यात्रा को इन्होंने, दो लोगों ने, हिमांशु ने और प्रज्ञा ने, बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कि लग रहा था कि 70 mm पर मैं सिनेमा देख रहा हूँ कुछ। और हर एक पात्र देखिए, बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप लोगों को मौका लगे, कहीं पर अवसर मिले तो आप हिमांशु की वो वाली प्रस्तुति ज़रूर देखिएगा जो उन्होंने गंगा पर तैयार की है, गंगा की यात्रा पर तैयार की है, उसके तमाम पौराणिक महत्वों पर तैयार की है। अब बात रही औपचारिकता की, तो ये शायद पहला मौका होगा कि हम लोग इतनी औपचारिक बात कर रहे हैं। मतलब मैं और हिमांशु एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इस बात को लेकर करते हैं कि एक दफ़ा मुझे याद है कि दुबई में मुशायरा था जी। और मुशायरे के ठीक बाद हम लोग बैठे और बैठ के डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे उस्ताद और निदा फाजली साहब और तमाम लोगों के शेर व शायरी पर जो गुफ्तगू शुरू हुई है, तो उसमें अब्बास ताबिश और सैयद फरहान वास्ती जो रूहे रवा हैं, उन्हीं का मुशायरा था वो दुबई में। और उसके बाद क्या महफिल को 3 घंटे महफिल जमी है, सिर्फ बशीर बद्र साहब के शेर, और सिर्फ बशीर बद्र साहब के शेर और जो भी उनके जो कंटेम्परेरीज हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके शेरों की जो 3 घंटे वो महफिल चली है। और मुझे कभी कभी लगता था कि डॉक्टर साहब के शेर मुझे बहुत याद है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद कॉम्प्लेक्स आ गया कि नहीं, मुझे याद नहीं है। एक और शख्सियत है लखनऊ में, जो लखनऊ की तहजीब व अदब में पली बढ़ी है, और हिमांशु बाजपेयी हमारे सामने हैं। तो अमूमन आजकल जो मैं शो कर रहा हूँ एक मुलाकात, तो मैं वहाँ होता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, इससे ये भी याद आया कि बज़्म खास नाम का एक बेइंतहा खूबसूरत यूट्यूब चैनल है और उस पर आलोक जी का एक प्रोग्राम आता है, एक मुलाकात, जिसमें वो इंटरव्यूज करते हैं अदब की, उर्दू अदब की अभी तक जानी मानी हस्तियों से। और इसके बाद उसका एक सिलसिला हिंदी की हस्तियों पर भी जाएगा और बहुत खूबसूरत एक बातचीत का प्रोग्राम है, बड़ी एक आत्मीय बातचीत होती है। तो वो भी बज़्म खास चैनल पर आप लोग जरूर देखें। अब हम का से किताब को शुरू करते हैं औपचारिक तौर पर और अनौपचारिक तौर पर। तो मैं आलोक जी जो पहला सवाल पूछता हूँ अपने मेहमानों से, वो यही पूछता हूँ कि हाल फिलहाल आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी या आप पढ़ रहे हैं जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, पिछले दिनों में या अभी पढ़ रहे हो? देखिए, मैं ना अब इस वक्त तो अपने कंटेम्प्रेरीज जो हैं और मेरे बाद जो लोग आ रहे हैं, और उन लोगों को बहुत ही शिद्दत से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि वो कहीं भी मिल जाएं। मैं किताबों का जहाँ तक मेरा सफ़र है, जैसा कि आपने पहले भी कई रचनाकारों से ये सवाल किया है, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा जो शायद नए लोगों के बहुत काम का हो, कि मेरी शुरुआत किन किताबों से हुई। तो जैसा कि अभी डॉक्टर बशीर बद्र साहब जिक्र में थे, उसके बाद निदा फाजली साहब और गुलजार साहब और एक और शायर जिनका मैं अपने ऊपर बड़ा एहसान मानता हूँ, वो है दुष्यंत कुमार। तो ये 3-4 शायर ऐसे थे। ये 90 का दशक था, ये बल्कि ये कहिए कि 80 का अंतिम छोर था और 90 शुरू होने वाला था, और इन शायरों को हम पढ़ रहे थे। और यही वो दौर था जब डॉक्टर बशीर बद्र साहब से पहली मुलाकात हुई। तो मैंने पहला सवाल जैसे आप मुझसे कर रहे हैं, ऐसे मैंने उनसे किया था कि सर किसको पढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा आपको पता ही है कि वो
उनका जो बात करने का अंदाज है वो आप बहुत देर तक उसकी उसमें रहते हैं, सुरूर में। तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे पढ़ डालो पूरा। तो ये बिल्कुल एकदम पत्थर पे लकीर की तरह ये हुआ कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा उस वक्त तक जो मौजूद था। कल्चर यकसा भी उसी वक्त आई थी, उनका कुलियात आया था, वो पढ़ा। फिर उसके बाद निदा भाई की पूरी किताबें, निदा साहब की जो भी मोर नाच आई और जो भी किताबें उनकी उस वक्त थी। तो एक मैंने खुद एडिट की हम कदम, जब इन लोगों से मेरी वाकफियत हुई। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की किताब मैंने एडिट की, अफेक्शन के नाम से, आपको तो खैर। तो उसके बाद अली सरदार जाफरी की नई दुनिया को सलाम। तो ये वो दौर था जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मैं अगर कभी कभी कोई पूछता भी है तो मैं कहता हूँ कि मेरे डीएनए में जो है, मेरे पोएट के डीएनए में डॉक्टर बशीर बद्र भी आपको मिलेंगे, निदा फाजली भी मिलेंगे और दुष्यंत कुमार भी मिलेंगे। और फिर बहुत बाद में जाके जब इनके रास्तों से इनकी राह गुजर से होते हुए फिर गुलजार साहब का भी एक बहुत बड़ा बोस्कियाना सा आ गया। और फिर वो चांद पुखराज की और तमाम किताबें वो भी पढ़ना शुरू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे मैं ये पूछूं कि आपकी पसंदीदा किताबें, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं और आपके जहन में जो जो नाम आते जाएं आप बताते जाएं, जो आप दूसरों को भी बताना चाहेंगे कि हाँ ये पसंदीदा किताबें हमारी हैं जो मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए। देखिए, और शायरी ही नहीं, किसी भी मैदान से, गद्य की, पद्य की, मुझे ऐसे लोग जो मेरे बहुत निकट उसमें आए, जैसे चित्रा मुदगल की बहुत सारी कहानियों की किताबें, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं दूसरी किताबों की उपेक्षा कहलाएगी वो। तो लेकिन आप नाम ले सकते हैं, तो सवाल ही वही है। हाँ, तो इसमें उपेक्षा की कोई बात नहीं जी, जैसे भी जो याद आता जाए, जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा आपको। तो ये किताबें जैसे कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, एक मुझे याद है कि वो किताब जब मैं दैनिक भास्कर में था तब आई थी। वो एक अखबार में बतौर फीचर एडिटर मुझे काम करने का मौका मिला था। तो उसको मैंने वन सिटिंग में पढ़ा था। उसके बाद नाराज जो है डॉक्टर राहत साहब की, बशीर साहब का तो जिक्र हुआ ही। उसके बाद कई ऐसी किताबें जो जिससे मुझे गज़ल के व्याकरण और गज़ल को समझने की का मौका मिला, वो किताबें। और एक किताब जो मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी होगी, और धर्मवीर भारती तो उसके पाठ मुझे आज भी याद हैं कि उसके पाठ, उसमें क्या था, जैसे हम विजुअल मीडियम में करते ना, लोकेशन चेंज करते रहते हैं या टाइम लैब बनाते हैं। इलाहाबाद का जो बयान, हाँ, तो इलाहाबाद का जो बयान है, इलाहाबाद चलिए तो बुद्ध मुस्कुराए, यश मालवी की, उसको कई बार पढ़ा और उसे पढ़ के गीत समझने की कोशिश की कि जिस तरह से वो कई बार मीटर को किस तरह से खेलते हैं यश भाई, ये समझने की कोशिश की। तो ये किताबें वो किताबें हैं जो मेरे शुरुआती दौर में रही। अच्छा, आपने आलोक जी ये बताया पहले सवाल के जवाब में कि शायरी की शुरुआत आपकी कैसे हुई, आपका शायर जो है वो कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था और उसमें पढ़ने लिखने का क्या माहौल था जिसने आपका जहन किताबों की तरफ माइल किया। देखिए, मैं ये बात ना पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है मैंने कि पढ़ने से पहले मुझे सुनने का शौक हुआ था। घर की फिजा जो थी वो बहुत अदबी थी। माँ और बाबूजी दोनों को रस्मुल ख़त भी आता था उर्दू का, उर्दू में ही लिखते पढ़ते थे जी। और वो चूँकि भोपाल का पूरा बैकग्राउंड था और कायस्तों की फैमिली, तो उसमें तो ये होता है कि आपको उर्दू नहीं आती या ज़बान नहीं है आपके पास, तो फिर आप कायस्त कैसे। तो ये एक सिलसिला था। लेकिन होता ये था कि ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ मिड 80s की, उम्र कोई रही होगी 14-15 साल। तो उस वक्त जगजीत सिंह जी, पंकज उदास साहब, मेहदी हसन साहब, फरीदा खानम, हाँ, तो वो टेप आते थे, तो उनको सुनना और वहाँ से एक मिजाज बना सुनने का। और फिर लगा कि यार कुछ ऐसा लिखा जाए जो ऐसे बड़े फनकार गाएं, ठीक है। तो ये एक ख्वाहिश जागी। तो और उस मंजिल पर भी बाद में आप आए जिसका मैं आपसे वो मेरी वो मेरी खुशकिस्मती कि फिर बाद में जिन लोगों को हमने सुना उनमें से कई लोगों के पास गज़लें पहुंची और उन्होंने गाया, तो वो मेरी खुशकिस्मती, वो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात। लेकिन जब हम ये अपनी रविश, अपना ये मजाज लेकर डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया, बशीर बद्र साहब,
क्योंकि भोपाल में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुनने सुनाने का सिलसिला जो है ये भी जारी रखो, लेकिन पढ़ो भी साथ साथ। तो अमीर खुसरो, कबीर, उसके बाद समझिए कि नज़ीर अकबराबादी, गालिब, मीर और गालिब तो ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ा तो ठीक, लेकिन जितना समझ आए, ऑनेस्टली स्पीकिंग के गालिब को आपने पढ़ लिया वो एक अलग बात है, गालिब को पढ़ना और गालिब को समझना दो अलग अलग पहलू हैं। तो वो सब सिलसिले जो है डॉक्टर बशीर पर। और फिर एक बहुत बात ख़ास तौर से मैं एड्रेस करता हूँ हिमांशु, कि मैं जिस शहर में रहता हूँ था, पला बड़ा, विदिशा, वहाँ नई कविता का एक बड़ा ही अद्भुत माहौल था। वहाँ नागार्जुन आते रहते थे अक्सर, वहाँ पर उनका बाबा नागार्जुन का हमारे यहाँ आना जाना था विदिशा में, विजय बहादुर सिंह जी, और उसके बाद नरेंद्र जैन, ब्रज श्रीवास्तव और शलभ श्री राम सिंह, और जिस इदारे से मैं भी जुड़ा रहा, रामकृष्ण प्रकाशन, तो वहाँ जो पहली शैशव अवस्था में जो नौकरी पहली की, कुछ गर्मियों की छुट्टियों वाली नौकरी, तो वो ऐसी थी कि वो नौकरी में आपको पढ़ने की नौकरी थी, मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ना है आपको, तो वहाँ से ये एक शुरुआत हुई। और ये जो एक विचारशील लोग थे, ये जो एक कंटेम्प्रेरी पोइट्री या नई कविता के लोग आ रहे थे, तो मेरी परवरिश, यूं कहिए कि मेरी गज़ल की परवरिश नई कविता के साथ हुई। क्योंकि मेरा जो सर्कल था, जैसे आज आपका सर्कल पूरा लखनऊ में शायराना सर्कल है, सब शायरी के और उर्दू के जानने वाले हैं, ऐसे मेरा सर्कल पूरा हिंदी का सर्कल था, जिसमें आसपास भोपाल में चले जाएं तो भोपाल में भी नई कविता के लोग थे, उधर पास में इंदौर में भी नई कविता के लोग थे। तो एक पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था, यानी गजल का मिजाज पहले बन चुका था, और गजल का मिजाज, चूंकि घर में उर्दू बहुत, मेरी माँ बहुत, उनका तलफ़ुज़ बहुत साफ था, रस्मुल खत थे, बड़े भाई मेरे आनंद सहर, वो तो बाकायदा स्थापित गीतकार थे। मैंने जब आंखें खोली तो वो साहित्य की दुनिया में जाने माने हस्ताक्षर थे। तो वो सब चीज़ें बनी और वहाँ सुनने से फिर पढ़ने की तरफ एक सफ़र हुआ, और शुरुआत इस तरह हुई कि फिर ऐसे दोस्त हुए, जैसे मैंने जिक्र किया, आलोक प्रकाश पुतुल और अक्षर पर्व के संपादक और ब्रज श्रीवास्तव, ये दो ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पहली बार मेरे हाथ में रसाइल पकड़ाए कि भैया इसमें भी रचनाएं छपती हैं और ऐसा लिखो कि ये लोग हंस के छापे तुमको। तो हंस, मुझे याद है कि विदिशा में तब हंस थोड़ा सा देर से आता था, तो हमको पता चला कि साहब हंस के पूरे पेज पर हमारी गज़लें छपी, और वो भी उस्ताद के साथ, मतलब बशीर बद्र साहब के साथ छपी। मतलब एक मंजिल तो तय, वो 95-96 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हमको पता चला कि इस वाले अंक में आ रही हैं, तो मुझे याद है हम ट्रेन पकड़ के और भोपाल गए और पहली कॉपी उठा के देखी, साहब वो सौंधी खुशबू उसकी। तो ये इशाअत जो थी, ये हमारे लिए बड़ी मुबारक थी कि हमारी शुरुआत जनसत्ता, धीरेन्द्र अस्थाना जी, और आपकी हमारी प्राचीन मित्र गीता श्री, जब आउटलुक आया 2000 दशक में, तो ये छपने छपाने का सिलसिला जो है वो मिड 95 और फिर मैं आपसे मुशायरों का जो माहौल था, जैसे अब तो माहौल बदल गया, मुशायरों का भी अलग तरह से, उन्होंने कहा पहले हम सुनते थे कि लिफाफा, जैसे ही आप पढ़ के उतरते थे लिफाफा मिल जाता, आप कन्वीनर को ढूंढने लगते थे, कन्वीनर गायब हो जाता था। कई बार ये भी खबर आई, कुछ शायरों ने कहा भी है कि कभी कभी लिफाफा खाली भी आ जाता था। तो वो किससे, अगर आपके, चूंकि आपने बहुत कम उम्र से मुशायरों में बशीर साहब के साथ जाना शुरू कर दिया था, तो एक तो पहले कुछ शेर और फिर वो उस मुशायरों के हवाले से कुछ किस्से, अगर देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि अब जिस प्रोग्राम में आप बैठे हो, जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब तो ये है कि अगर हम परफॉर्म ना भी करें तो पैसा अकाउंट में आ चुका है तो हमने लेकिन जिस दौर में शुरुआत की थी उसमें वाकई में हुज्जत होती थी, और एक बड़ा शाश्वत सा वो है, एक बड़ा चिरकालीन के जिसको कहते हैं, कि हम लोग कहते भी थे, अब तो नहीं कहते क्योंकि अब ऐसे मुशायरों में ज़्यादा जाना आना होता नहीं है, ऐसे कभी सम्मेलन हो, लेकिन पहले हम कहते थे और आज भी कहते हैं कि आयोजक के पास पैसा कभी नहीं रहता है, बस आयोजन ही रहता है। और पहला फ़ोन जब उसका प्लेटफॉर्म और उसका पहला फ़ोन आता है तो यही कहता है कि देखिए साहब बजट तो नहीं है, लेकिन हमारी बड़ी मोहब्बत, हम मोहब्बत में बिछा के देंगे, और ये वो, खैर ये होता भी है, बहुत सारे लोग ये करते भी हैं। लेकिन एक किस्सा मुझे याद आता है, और मैं शायर का नाम आपको नहीं बताऊँगा, कि ये मिड 90s का किस्सा है
कि हम एक मुशायरे में गए, बड़ा आला तरीन मुशायरा था। तो वहाँ जो नाज़िम मुशायरा हैं वो उनकी ट्रेन मिस हो गई, और उस वक्त ये मोबाइल था नहीं, तो मिस हो गई या वो नहीं आए। तो जिन्हें सदारत करनी थी उनसे कहा गया कि साहब निजामत कर दीजिए। अच्छा तो सदर है उनको नाजिम बना दिया। तो जो सदर थे उन्हें नाजिम, तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो आपने सदारत के लिए मदऊ किया था और कहा था आपको सदारत करनी, कि साहब आप चाहें तो आप सदारत भी कर लें, लेकिन हम इस वक्त हमारे डाइस पे आपसे अच्छा ज़हीन और आला नाजिम नहीं है, लिहाजा अगर आप निजामत कर देंगे तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और रहा सवाल सदारत का, तो वहाँ एक सैयद साहब थे जो वहाँ के डीएम थे उस शहर के, वो दूसरे तीसरे रोज़ रिटायर होने वाले थे। तो हम उनको भी एक रिगार्ड पे कर देते हैं, उनसे सदारत करा लेते हैं, वो मेहमान खुसूसी थे। तो तैयार हो गए साहब, ठीक है भाई कर देते हैं। तो मुशायरा चूँकि बचाना है, और अच्छा हमने वो दौर भी देखा है हिमांशु के मुशायरा 10-1 बजे से शुरू होता था और सुबह पूरी रात चलता था, अजान तक बिल्कुल मुशायरा होता रहता था। तो खैर वो वैसे ही मुशायरा था। अब जब मुशायरा ख़त्म हुआ, माशाल्लाह बहुत कामयाब मुशायरा हुआ, निज़ामत बहुत पसंद की गई हमारे बड़े साहब की। तो कन्वीनर मुशायरा जो है वो रूम में आए और उन्होंने लिफाफा दिया, तो लिफाफा खोल के वो चेक किया उन्होंने। तो उस वक्त की बात 15,000 उनका नजराना था। उनका भैया इसमें तो 10,000 कम है, पूरे पैसे हैं 15,000। अरे भैया जो निज़ामत आपने ये जो रात भर बिठा के हमें मूर्खों की तारीफ करवाई है उसके जो 10,000 रुपए हैं वो कौन देगा? तो ये भी किस्से देखे हैं, लेकिन अब पिछले करीब 10, 12, 15 बरस से उन मुशायरों की तरफ जाना कम हो रहा है। अब ये है कि दुनिया जो है बहुत डिजिटलाइज हो गई है। आप जहाँ पहुँचते हैं तो टिकट्स आ जाते हैं आपके पास, वीज़ा आ जाता है। और इधर मैंने भी थोड़ा सा अपना वो किया है कि मैं चूँकि अब फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और इधर कुछ सीरीज़ वगैरह में, तो मेरा आना जाना उन मुशायरों में उस तरह से मैंने कुछ महदूद कर लिया है अपने आप को। तो अब ऐसे मुशायरे ज़्यादा होते हैं जैसे जिसमें हम आप और बैठे हैं कि एकल पाठ हो रहा है, या 2-3 लोगों को आधा घंटा 1 घंटा आप जैसे आप किस्सा गोई करते हैं और 1-आधा घंटे आप बांध के रखते हैं, तो ऐसे हम 2 लोग बैठ जाते हैं, 3 लोग बैठ जाते हैं। तो अब ये कल्चर चेंज हो रहा है। तो अब जो बड़े मुशायरे भी हो रहे हैं, चाहे वो जश्न बहार ले लीजिए या दुबई का जश्न उर्दू ले लीजिए, या अभी हम जावेद अख्तर साहब के साथ 2 महीने के लिए 2 बरस पहले अमेरिका गए, तो वहाँ 15-17 मुशायरे थे। सारे मुशायरों की जो ड्यूरेशंस हैं वो बहुत घट गए हैं, वो मतलब 3-4 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे मैक्सिमम। तो और पोएट्स भी आप क्या करने लगे हैं, लोग भी कहते हैं भाई कौन रात भर बैठेगा, तो सिलेक्टेड अपने 3-4 पोएट्स को बुला लिया, 2-3 घंटे सुन लिया जी भर के, साथ में उनके डिनर कर लिया, तस्वीरें ले ली और फारिग हो गए। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने निदा साहब के साथ भी पढ़ा, बशीर साहब की निज़ामत में भी पढ़ा, और अब आजकल जो निज़ामत हो रही है उसमें भी पढ़ा, वहाँ से लेके मंसूर साहब की निज़ामत में पढ़ा। तो हमारे पास तो ये एक धरोहर भी है कि साहब हम बड़ी शान से बताते हैं कि हमने साहब ऐसे ऐसे बड़े लोगों के साथ मुशायरे पढ़े, और आज जो कंटेम्प्रेरीज हैं, आज के जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ भी हम पढ़ा। अच्छा, हम किताबों की तरफ लौटते हैं, और किताबों की जब जिक्र आती है, जो कि जिक्र आता है जब, तो आपकी कई किताबें हैं, और आपके साथ ख़ास बात यह है आपकी अपनी किताबें जो आपके अपने तख्लीकी अमल का एक तरीके से हमें एक नमूना दिखता है। साथ ही आपने संपादन बहुत किया, शायद वहाँ पर आपका जो पत्रकारीय ट्रेनिंग हो वो भी किसी तरह से काम आई हो। तो एक तो आपकी जो 2 किताबें हैं, आमीन और आफरीन, उस पर तो बात, उसकी जो कहानी है वो आप बताइएगा, लेकिन ये जो आपने संपादन कैसे, मतलब ऐसे ऐसे लोगों का, सरदार जाफरी साहब की किताब और बशीर, तो वो संपादन ऐसे बड़ों, और ये तब हयात थे जब आपने संपादन जी किया, उनके साथ रहते हुए, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं और क्या इसमें लुत्फ होता है, और कैसे आपको बतौर शायर इस संपादन ने अपने असर में रखा या फायदा पहुंचाया, ये अगर आप बता सकें। थोड़ा सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, जटिल भी है, लेकिन इसका जवाब सुनने वालों को बहुत, हमें लगता है कि देखिए क्या है, किसी भी शख्सियत पर जिनका आपने जिक्र किया, अली सरदार जाफरी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे, और उनकी शायरी तो आज भी पाठ्यक्रम की तरह है।
उनकी नई दुनिया को सलाम थी। हालांकि वो एक तवील ड्रामाई जी, नज़्म जी, है, बिल्कुल। उसमें संपादन जैसा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके साथ रह के 10-15 दिन उनके उसमें रह के और काम करना। निदा साहब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर बशीर। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हिमांशु, वो ये कि आप जब किसी को तफसील से पढ़ते हैं तो आपको उसकी फ़न और शख्सियत दोनों को समझने का मौका मिलता है। जी। आपका अपना शऊर जो है वो आलोकित होता है। आप खुद समझते हैं कि ये मतलब आप देखें कि मुझे याद है कि एक ही एरा के हैं, 30 की पैदाइश हैं, दुष्यंत कुमार और निदा फाजली और डॉक्टर बशीर बद्र साहब, ठीक है। और तीनों के जो अहद का जो साहित्य है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ, ठीक है। इधर जब निदा भाई रोमांटिक होते हैं तो चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है, जहाँ से सुनिए। मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहाँ से सुनिए। मीर का शेर, जी, होश को होश के टुक खोल के सुन, शोरे जहाँ सबकी आवाज़ के पर्दे में सुखनज़ाद है। दुष्यंत जब रोमांटिक होते हैं साहब, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है मेरा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे मैं आपको 3 फ्लेवर सुना गया, ये मेरी तब की पढ़ाई है। और जब आप, ये कोई आज की पढ़ाई नहीं है कि मैं आज अभी परसों मुझे पता था कि हिमांशु मिलेंगे और का से किताब करेंगे तो मैं पढ़ लूँ ना, ये मेरा तभी मेरी जो स्मृति में इंजेक्ट हो चुका था पढ़ के। तो मुझे लगता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव में आप जितनी पढ़ाई डाल लें, जितना आप शुरुआत में अपनी बुनियादी पढ़ाई में आप जितने मजबूत हो जाएं, आप अच्छा तलफ़ुज़, आपको लफ्ज़ रटने आने लगते हैं, आपको अदायगी आने लगती है। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता चलता है कि वो किस कैफियत में आया था जब उसने एक पोएट जो है वो रोमांटिक बात भी कर रहा है, और एक ही हर एक घर में, अब वही निदा फाजली कह रहे हैं, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ और काम काज भी हो। तो अब क्यों ऐसा होता है कि एक पोएट जो है वो कभी, वही वाली बात है ना कि गज़ल जो है, गज़ल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है, और उसके साथ जो एक खासियत जुड़ी हुई है वो ये कि भाई मतला जो है वो हालात हाजिर पर है, तो पता चला कि हर शेर इंडिपेंडेंट, हर शेर अपने आप में मुख्तलिफ है, एक दास्तान कहता हुआ। तो यही शायर के साथ होता है कि जब आप उसे पढ़ते तो देखते हैं कि यार ये तो यहाँ पे इनकलाबी भी इसका लहजा है। वो ठीक है कि उसकी जो इमेज है वो किस तरह की बनती है कि भाई निदा साहब हों या और नज़ीर अकबर आबादी हों, या और हम जो नाम नहीं ले रहे हैं, जो छूटते जा रहे हैं इस गुफ्तगू के दौरान, तो ऐसे कितने शायर हैं जिनकी इमेज बन जाती है कि साहब इकबाल इनकलाबी शायर। अब लेकिन आप अगर दूसरे शायरों को टटोलोगे तो कोई ना कोई फ्लेवर उनका भी मिलेगा उस तरह, क्योंकि जो हसास तबीयत होता है, जो इमोशनल होता है, उसको तो चीज़ें अटैक करती हैं ना। और अच्छा, ये जो आपकी किताबें हैं, आफरीन और आमीन, अच्छा पहले तो ये बताएं कि इस सिलसिले में नया क्या नाम आपने सोचा? जी, इल्हाम। अच्छा जी, वो आ गई है, वो आने वाली है। अच्छा। और अभी फिलहाल उसका वर्किंग टाइटल इल्हाम, क्योंकि अलिफ से उसमें क्या है? उसमें जो आमीन और आफरीन में नहीं है, और इधर गुज़िश्ता जो 10-12 बरस में जो गज़लें हुई हैं, नज़में हुई हैं, अच्छा, उनका कलेक्शन है वो, और वो गालिबन। तो इल्हाम से कुछ अगर हमें सुना सकें, जो एक्सक्लूसिव, जो आपको लगे कि हाँ कासे किताब में हमने सुनाया और ये हमारे मुशायरों के वीडियो में यूट्यूब पर इधर उधर नहीं है। देखिए, अब ये तो शर्त जो है वो नहीं लग सकती, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और खुद हम लोगों को भी ये लगता है कि हाँ। मजाज का किस्सा याद आ गया। मजाज आखिरी वक्त में गज़लें कम कह पाते थे, एक मुशायरे का बुलावा आया जिसमें शर्त ये लगा दी कि नया कलाम सुनाएगा शायर अपना। तो मजाज एक दोस्त, तुमने कहा मजाज आज तो समझो हलाल हुए तुम, नया कलाम सुनाना है। मजाज बोले हलाल नहीं, झटका कहो, झटका। तो लेकिन आप, मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ
जो इन दिनों फिर वही वाली बात है कि अब वो ताज़ा तो अब जी। सोशल मीडिया के दौर में नहीं है, लेकिन आपके शो में, चूँकि आपके शो का नाम का से किताब है, तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ जो इन दिनों बहुत पसंद की जा रही है। वो एक बड़ी शख्सियत ने पढ़ दी है और वायरल हो गई है, आशुतोष राणा साहब। हाँ, लेकिन वो खालिस हिंदी की गज़ल, और मैंने ऐसी गज़ल, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ताज़ा तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की ऐसी पहली गज़ल है जिसके जो शब्दावली है वो हिंदी से बहुत प्रभावित है। और वो यूँ है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। वाह, क्या बात है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है ना साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एकमात्र है, क्या बात। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये अपनी पहचान का शेर, ये कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है, क्या बात। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं वापस से, क्योंकि एक फॉर्मेट जो हमारे शो का है उसमें कुछ सवाल, बुनियादी सवाल हैं। एक तो आपकी पसंदीदा किताबों से जुड़ी हुई जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप, जहाँ से आपकी कोई याद जुड़ी हो, जो आप हमसे साझा करना चाहें, जो आपको याद आती हो वो जगह बार बार, तो आप बताएं। मेरे विदिशा में जो मेरा घर है, वहाँ मैंने एक बड़ी छोटी सी, बहुत चुनिंदा और बहुत गिनती की किताबों की एक लाइब्रेरी तो नहीं कहूँगा उसको, एक अलमीरा बनाया था। और उसके सामने खड़ा होकर मैं अक्सर जो है अपने आप को किताबों से एक दोस्ती की कोशिश करता था कि कभी वक्त मिलेगा तो ये समर पढ़ लूँगा, कभी ये मिलेगा तो ये पढ़ लूँगा, ऐसे देखा करता था। और वो मुझे आज भी मैं मिस करता हूँ। 16-17 साल दिल्ली में हो गए, और उसकी याद में मैंने अपने घर में दिल्ली में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है। और वो भी चूँकि अब आपको महानगरों का दृश्य पता है कि वहाँ आप उतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और इतना सब नहीं बना सकते, तो मैं उसे रिशफल करता रहता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो है रात में पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, जब पूरी ये मेरी माँ से मुझे मिली आदत कि वो जब वो चूँकि प्रशासनिक सेवा में थी, तो जब वो पूरे अपनी रोज़मर्रा के कामों से फारिग हो जाती थी, शासकीय जिम्मेदारियों से फारिग हो जाती थी, तो वो फिर पढ़ती थी और वहीं से ये आदत मुझे लगी। तो जब सब सो जाते हैं तब फिर मैं उठता हूँ, तो 2-3 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ के। और आजकल तो आईपैड हो गया है, फ़ोन हो गया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब तक जाना हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो फिर भी मैं अपने घर में मुझे बड़ा सुकून देती है। अच्छा, ये आखिरी सवाल है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है? पढ़ने की महिमा, हिमांशु, थोड़ा थोड़ा उसका जो अर्क है, उसका जो असर है, हम लोग पीछे की गुफ्तगू में करके आए हैं। देखिए, पढ़ने से सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की कि आपकी तार्किक शक्ति जो है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आपको फ़र्क दिखाई देने लगते हैं चीज़ों के। आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप सब पढ़िए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मतलब अगर हिस्ट्री में है, तो अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है और आप अपनी तमाम उस फील्ड की, उस क्षेत्र की किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो आपको जो आपका हाल है और जो माजी और उन दोनों से मिला के जो आप मुस्तकबिल की, आप भविष्य की जो गणित और कल्पना करते हैं, वो नहीं कर सकते। तो पढ़ने की महिमा में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस किसी इंटरेस्ट में है, रुचि में है, आप शायरी में हैं, तो आप अपने पूरे क्लासिक्स को एक बार तो आपको पढ़ना है। उसमें आप गौर करेंगे कि आपको कोई रोकेगा उनमें से, जैसे मुझे खुसरो ने रोक लिया
ठीक है, मुझे कबीर ने रोक लिया तो मैंने उनको खराज अकीदत पेश कर दी। हाँ, मुझे दुष्यंत ने रोक लिया, ठीक है, मुझे निदा भाई ने रोक लिया, मुझे गुलजार साहब ने रोक लिया। तो उससे फ़र्क ये होता है कि देखो, ये अभी मैं एक शो कर रहा था तो उसमें मैंने ये सवाल पूछा था एक बड़ी शख्सियत से, तो उन्होंने ये कहा कि आप वो पढ़िए और उस पढ़ने से वो जो शायर है या वो जो शख्स है उससे आप उसके लहजे से मुतासिर मत होइए। उसने ज़िंदगी के देखिए, हम लोग अक्सर सुनते आए अपने बड़ों से, और उन्हीं के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अक्सर हमने अपने बड़े बड़ों से सुना है कि भाई जितना कुछ कहना था ना वो तो पुराने लोगों ने कह लिया, कोई एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो कुछ सिलसिले हैं और जो कुछ खेल है वो अंदाज़े बयां का है। तो आप किस अंदाज में, किस डिक्शन के साथ, किस तरह से आप अपनी बात को रख रहे हैं और उसमें नया क्या ऐड कर रहे हैं, आप नया क्या जोड़ रहे हैं, इजाफा क्या कर रहे हैं। इसमें पढ़ने का बड़ा महत्व है। हाँ, इसमें पढ़ने का बहुत महत्व है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये जो पढ़ने की जो महिमा है ये आपको तभी उस अपने अंदर की जो महिमा है उसको जागृत करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और ये फ़र्क और आपके क्लासिक्स ने क्या कह दिया, आपके कंटेम्प्रेरी क्या कह रहे हैं, और उन दोनों को समझ के आपको क्या लहजा अपना इख्तियार करना है, क्या तरीक़ा आपको इख्तियार करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और अब चलते चलते कुछ शेर जो कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं, यार इतने बढ़िया शायर से बात की, जैसे तहजीब हाफिज आपका जब हमने किया तो उसमें गुफ्तगू कासे किताब की थी, कुछ शेर उन्होंने सुनाए, लेकिन अब शायरी के शौकीन तो शायर के पास तो वो कमेंट में आ रहा था, अरे शेर तो आपने सुने नहीं, तो कुछ शेर जस्ता जस्ता। तो मैं आपको एक दो जो नई गज़लें इधर कही, मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि पूरी गज़लें नहीं, हाँ, इससे क्या है ना, ज्यादा गज़लें हम कवर कर सकते हैं। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि नई गज़लों में से मुझे जो कुछ याद आता जाता है वो मैं सुनाता जाता हूँ। कुछ शेर तो सभी गज़लों के याद रह ही जाते हैं। तो यूं है कि बुरा इस बात का उनको लगा है, बुरा इस बात का उनको लगा है कि मेरा नाम क्यों आगे बढ़ा है। वाह। बुरा इस बात का उनको लगा है कि मेरा नाम क्यों आगे बढ़ा है। उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ, विरोधी, उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ, वही आवाज जो सबसे जुदा है। क्या बात है। उसी आवाज के सब हैं मुखालिफ, वही आवाज जो सबसे जुदा है। हमें छोड़ो तुम अपना घर संभालो, हमें छोड़ो तुम अपना घर संभालो, कई हिस्सों में जो बिखरा पड़ा है। हमें छोड़ो तुम अपना घर संभालो, कई हिस्सों में जो बिखरा पड़ा है। और ये शेर के अरूजो बहर में उलझे रहो तुम, अरूजो बहर में उलझे रहो तुम, तुम्हें दिल से यही मेरी दुआ है, तुम्हें दिल से यही मेरी दुआ है। बला का शोर है हर समत लेकिन, बला का शोर है हर समत लेकिन, मेरी आवाज ही मेरी सदा है, मेरी पहचान ही मेरी सदा है। बुरा इस बात का उनको लगा है कि मेरा नाम क्यों आगे बढ़ा है। तुम्हारे दिल में नफरत है, हसद है, तुम्हारे दिल में नफरत है, हसद है। हमारा दिल मोहब्बत से भरा है, हमारा दिल मोहब्बत से भरा है। और ये शेर किसी खास के लिए कि जैसे कुछ लोग सजदा कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग सजदा कर रहे हैं, हमारे दौर का नकली खुदा है। क्या बात है। जैसे कुछ लोग सजदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा शेर है। हमारे दौर का नकली खुदा है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, क्या बात। और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, क्यों ना उठे हर नज़र मेरे खिलाफ, क्यों ना उठे हर नज़र मेरे खिलाफ, हो नज़र उसकी अगर मेरे खिलाफ, हो नज़र उसकी अगर मेरे खिलाफ, पहले उसने धूप वाली राह दी, बतौर खास राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ,
पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ, मैं भी मैं हूँ कौन सा मर जाऊंगा, मैं भी मैं हूँ कौन सा मर जाऊंगा, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ। और गज़ल के एक दो शेर और देखिए, याद आ रही है कि जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। क्या बात, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है, उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। क्या बात, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है, लगती है मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ। कहना एक लफ्ज है, ग्रहण को कहते हैं। जी। मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है, वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, उन बातों का सहना मुश्किल होता है, उन बातों का सहना मुश्किल होता है, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, इसमें गज़लें कहना मुश्किल होता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आलोक सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब ये बातचीत जैसी चाहते थे कि आपके साथ हो, वैसी ही हुई। और हमें मालूम है कि तुरंत बाद आपका सत्र है और आपको जाना है, लेकिन मैं क्योंकि पकड़ में आ गया, मुझे लगा ये मौका कहाँ मिलता है। नहीं तो ये अच्छा हुआ ना कि मैंने अब आपको सुना कि आपके सत्र में अब आप, तो मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको सुनूं। तो मुझे इंतजार है आपके सत्र का, आपको शुभकामनाएं। और काशी किताब को आपने नवाजा, यहाँ पर आए, इतनी सारी बातें बताई, इतने अच्छे शेर सुनाए। और मुझे हमेशा ये लगता है कि आपके साथ जब भी हम शायरी की गुफ्तगू, जैसे हम जब भी नीचे थे, तब भी वो शेर की कुछ शायरी की गुफ्तगू निकली और कोई शेर जो है वो अचानक से। अरे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैंने पिछले दिनों अजहर इनायती साहब का इंटरव्यू किया, 1 घंटे का अपने शो में, एक मुलाकात शो मैंने किया, 1 घंटे बात मैंने की। उसके पहले 1 हफ्ते उनसे पढ़ाई उनके लिए मैंने की। और अभी जब मैं उनका एक शेर भूला तो वो याद दिलाया हिमांशु ने। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। तो ये हिमांशु वाजपेयी जो हैं, हिमांशु वाजपेयी, ये बहुत ज़हीन और बहुत, इनका काम बहुत मुख्तलिफ है। और मैंने जैसा कि शो के शुरुआत में कहा था कि मुझे लगता था कि कुछ शेर मुझे बहुत याद हैं और कुछ शायर मेरे बहुत पसंद, लेकिन जब मैं इनके साथ में बैठता हूँ तो अपने आप मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझसे ज़्यादा तो इन्हें याद है। और उसमें ख़ास बात जो वाक़या बताया अजहर इनायती साहब वाला, उसमें ख़ास बात ये थी कि आलोक जी ने बस ये कहा कि मुझे एक शेर मैंने सुना, बहुत बढ़िया लगा, मुझे वो याद नहीं आया। नहीं, वो शेर यूँ था कि जावेद अख्तर साहब से जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे वो शेर सुनाया। और मैंने हिमांशु को सिर्फ इतना बताया कि भाई मुझे जावेद साहब ने अजहर इनायती साहब का एक शेर सुनाया था, और इन्होंने वो शेर पढ़ दिया और वो शेर मेरे जहन में कहीं खो गया था। तो ये ऐसे हैं हिमांशु वाजपेयी। आपको भी बहुत सलाम, बहुत अच्छा शो आपका। और कासे किताब के लिए आप
लोग भी सब जो कि इनके YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत खबर रखते हैं। मेरा मतलब मेरा है, लेकिन खबर ये रखते ये हैं सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ये खबर रखते हैं कि आपने इनका चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, लिहाजा इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें तो मेरे चैनल पर आ जाइए, वो भी आलोक श्रीवास्तव। और बज़्म खास में जो एक मुलाकात प्रोग्राम है वो बहुत संजीदगी से मैं कह रहा हूँ। अभी तक तो बहुत सी बातें आलोक सर मेरे प्रति मोहब्बत में भी कह रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बज़्म खास पर वो जो प्रोग्राम है एक मुलाकात वो ज़रूर सुने। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।